नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम करते हैं हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रही इस हफ्ते की खास खबरें। उधमपुर के रामनगर में भीषण सड़क हादसा, 12 लोगों की मौत, 61 हुए घायल, जांच के आदेश। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के चढ़ावे में चढ़ाई गई चांदी निकली नकली, क्या हो सकते हैं कारण? 550 करोड़ की चांदी की कीमत निकली सिर्फ 30 करोड़ रुपए। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी, जम्मू कश्मीर में सैलानियों की सुरक्षा है प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर में इस हफ्ते कई जगह रही मॉक ड्रिल एक्सरसाइज, जनता को संदेह। जम्मू कश्मीर के स्टेट बोर्ड के 10th के बाद 12th के रिजल्ट्स की भी हुई घोषणा और नतीजे रहे बहुत बढ़िया। जम्मू में गर्मी का प्रकोप, अगले हफ्ते भी रहेंगे लू के थपेड़े, तो वहीं कश्मीर में बारिश से कई जगह मौसम रहा सुहावना। और अब इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। हफ्ते की शुरुआत में ही एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें उधमपुर के रामनगर में एक बस खाई से स्लिप हो गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और दीपक जी 61 लोग जो थे वो घायल हो गए इस बड़े हादसे में। बिल्कुल कांक्षा, अगर हम ये बात करें कि पिछले करीबन 1-2 साल के सड़क हादसों की, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सड़क हादसा था। और दर्दनाक इसलिए भी क्योंकि जो कंडीशन बस की थी और जिस तरह से वहां से शव बाहर निकले, क्षत विक्षित शव देखकर सबका जो है मन दहलीज गया, दिल दहलीज गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर प्रेसिडेंट मुर्मू हो, हर एक ने ही इस घटना की जो है बेहद जो शोक व्यक्त इस पे किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबने, क्योंकि ये बेहद खतरनाक सड़क हादसा था। और इसका जो कारण सामने आया कि ओवरलोडिंग भी थी, ओवर स्पीड भी थी, और ये बस ऊपर से, जैसे आपने बताया, कि एक तीखे मोड़ से लुढ़क कर नीचे गिरी, और नीचे जहां गिरी वहां एक ऑटो में 7-8 लोग जा रहे थे जिनको भी चोटें आई, जो भी घायल हुए। तो कुल मिलाकर ये बेहद खतरनाक सड़क हादसा था। 21 लोग की इसमें जान चली गई और 61 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए। हालांकि घायलों को मुआवजा, और जो मृतकों हैं, मृतकों के परिवार के लोग हैं, उनको मुआवजे की घोषणा केंद्र सरकार ने भी की और स्टेट गवर्नमेंट ने भी की। मगर सड़क हादसा है, हादसे पे किसी का कंट्रोल नहीं है। फिर भी कारण जांचने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिर ऐसे हादसे क्यों हुए। ओवर स्पीड अगर है तो कहीं ना कहीं चालक की गलती है, ओवरलोडिंग है तो बस की गलती है, और उसके साथ साथ गलती अथॉरिटीज की भी है। आखिर ट्रैफिक पुलिस के नाके होते हैं, एग्जीक्यूटिव पुलिस होती है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, आखिर क्या वो इस चीजों पे नजर नहीं रखते? क्या कारण है जो इतनी ओवर स्पीड और इस तरह से ओवरलोडिंग करके जो है चलते हैं? और एक एक जान जो है बेशकीमती होती है। आप उनके बारे में सोचिए जिनके घर के लोगों की जान गई है, वो इस हादसे को कभी अपने जीवन में भूल नहीं पाएंगे। और ऐसे हादसे कम करने के लिए हमेशा से अथॉरिटीज को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे, और उसके लिए हालांकि सरकार भी सोच रही होगी, प्रशासन भी, मगर फिलहाल जांच के आदेश दिए हुए हैं और अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि कारण क्या रहे। जी, तो वहीं इस हफ्ते एक और खबर सामने आई, जिसमें ये पता चला कि श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में जो चढ़ावे में चांदी चढ़ाई जाती है वो नकली निकली। तो दीपक जी, क्या कुछ डिटेल्स है इस खबर की? देखिए, ये खबर बहुत सारी नेशनल पेपर्स में भी छपी, कुछ नेशनल चैनल्स ने भी की, फिर लोकल अखबारों ने और यहाँ के डिजिटल मीडिया ने भी ये खबर की। ये खबर बहुत हैरान कर देने वाली थी कि आखिर 550 करोड़ की चांदी माता रानी के मंदिर में चढ़ावे के रूप में चढ़ाई गई, क्योंकि माँ वैष्णो को छत्र चढ़ते हैं चांदी के, सिक्के चढ़ते हैं चांदी के। तो जब वहां पर ये चढ़ाई गई, उसके बाद एक मिंट में बेची जाती है चांदी की। आखिर इसकी कीमत जो है वो श्राइन बोर्ड उससे लेता है, और जब ये कीमत देखी गई तो उसकी कीमत मात्र 30 करोड़ निकली, और जो चांदी चढ़ी थी उसकी एग्जैक्ट कीमत 550 करोड़ होनी चाहिए थी। अब बड़ी बात यह है कि इस चांदी में लोहे के अलावा कुछ ऐसे धातु भी पाए गए जो अगर आप उसको टच करते हैं या आप उसको सूंघते हैं तो वो खतरनाक होते हैं, कैंसर कारक जैसे उसमें जो है कीटाणु होते हैं। बड़ी बात यह है कि एक तो ये खतरा, और दूसरा आखिर
इस चांदी में मिलावट किसने की। अब इसमें बहुत सारे श्रद्धालु ये भी कहते हैं, या श्राइन बोर्ड भी कहता है कि लोकल कटरा के मार्केट से लोग ये चांदी खरीदते हैं, मगर बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे भी होते होंगे जो अलग अलग राज्यों से, देशों से आते हैं, तो अपने घर से ही, उस इलाकों से ही छतर या चांदी के सिक्के या चांदी की मालाएं लेके मां के लिए आते होंगे। मगर इसके ऊपर आखिर चुप्पी श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड को भी नहीं रखनी चाहिए, उन्हें भी साफ करना चाहिए और कोई कमेटी बिठानी चाहिए कि आखिर कारण क्या है। अगर तो ये सिर्फ कटरा में हो रहा है तो भी एक्शन होना चाहिए, और अगर ये पूरे देश में ऐसा होता है फिर तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जहां इसी तरह चांदी के सिक्के, छतर या मालाएं चढ़ती हैं, तो अगर वहां भी चांदी में मिलावट है तो फिर तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो पूरे पैन इंडिया चल रहा है, तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। मगर ये बहुत बड़ी खबर थी इस हफ्ते की कि 500 करोड़ रुपए का, 550 करोड़ रुपए का चढ़ावा मात्र 30 करोड़ निकला है। बिल्कुल। तो वहीं इस हफ्ते पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी थी, जिसके चलते सिक्योरिटी को टाइट किया गया था। दीपक जी, तो ये आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आकांक्षा, एक साल पूरा हो गया। 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने 26 बेगुनाह लोगों को चुन चुन के नाम धर्म पूछ के मारा था, और ये जख्म कभी हमारे दिल से हटेंगे नहीं। हालांकि कोशिश हमेशा की जाती है कि एक नई शुरुआत की जाए, आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ने के लिए हम यही कह सकते हैं, जिस तरह आपने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे, और खास तौर पे अब कोशिश ये हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की भी, कि जो भी टूरिस्ट, अब क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया कश्मीर में, तो कम से कम जो पिछला एक साल, देखिए उस घटना ने केवल उन परिवारों को नुकसान नहीं दिया जिनके घर के लोग गए, वो हर घर को नुकसान हुआ। और जम्मू कश्मीर को ज्यादा नुकसान इसलिए भी हुआ क्योंकि हमारी बैकबोन टूरिज्म है, तो जब यहाँ टूरिस्ट आएंगे ही नहीं तो जम्मू कश्मीर कैसे चलेगा, यहाँ की इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी। तो हमारी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिज्म है, उसके लिए टूरिस्ट का आना जरूरी है, और टूरिस्ट के यहाँ आने को लेकर उनके सुरक्षा के इंतजाम करने बहुत जरूरी है। इसलिए इस हेडलाइन में आपने भी कहा कि टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता है, ऐसा सरकार का कहना है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार टूरिस्ट आए तो कम से कम इतना सिक्योर महसूस करें कि कहीं भी घूम पाए और कहीं भी इनसिक्योरिटी ना हो, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आपको इनसिक्योरिटी हो गई तो आप दोबारा उस जगह में नहीं जाएंगे, और उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में जगह जगह, अलग अलग जगह पर मॉक ड्रिल भी हुए। दीपक जी, इसको लेकर लोग जो हैं वो काफी सस्पिशियस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मॉक ड्रिल की बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं वॉर का सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए आकांक्षा, पहले तो मैं साफ कर दूं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर रूटीन में मॉक ड्रिल होती रहती है, और सिर्फ ये मॉक ड्रिल इसलिए नहीं होती है कि वॉर होती है, इसलिए भी होती है कि जैसे नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, अर्थक्वेक हो गए, फ्लड आते हैं, फिर कभी लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को और अपने अपनों को, परिवार को कैसे संभालना है, उसके लिए भी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज होती रहती है। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी मॉक ड्रिल्स हुई, तो लोग उसके साथ जोड़ के देख रहे हैं कि शायद भारत के पाकिस्तान के साथ जिस तरह से संबंध ठीक नहीं है तो कुछ ऐसा दिक्कत हो सकती है। मगर फिलहाल जितना भी हमने सर्च किया, हमने स्टोरीज भी की इस हफ्ते, तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं। हालांकि जम्मू कश्मीर में 3 जगह मॉक ड्रिल्स हुई, कठुआ में मॉक ड्रिल हुई, अनंतनाग में हुई, कुपवाड़ा में हुई, और जैसे 11 अप्रैल को सबसे पहले पुंछ, जो कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल वाला डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां ये मॉक ड्रिल होनी थी, मगर उस मॉक ड्रिल को टाल दिया गया। इसी चक्कर में जैसे आपने कहा कि सस्पिशियस होते हैं लोग, तो जाहिर सी बात है कि लोग थोड़ा डर जाते हैं, और लोगों को भी ये कहा गया प्रशासन की तरफ से कि आप पैनिक ना क्रिएट करें, पैनिक ना हो। जैसे जैसे मॉक ड्रिल हो रही है, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको गाइडलाइंस दे रहा है, आप उस गाइडलाइन को फॉलो करें। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा था कि जब मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहे थे, ईरान, इजराइल और यूएस के, कि आपको अलर्ट रहना जरूरी है। ये नहीं है कि हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, बट हमें तैयार रहना जरूरी है। अगर हालात खराब नहीं भी हैं तो भी हम तैयार रहें, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम अपने आप को कैसे हैंडल करें। बिल्कुल। तो वहीं जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड के परिणाम 10वीं के भी घोषित हुए, 12वीं के भी घोषित हुए। तो दीपक जी, 12th के रिजल्ट्स भी इस बार बहुत अच्छे गए हैं पहले के मुकाबले। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए एक चीज है कि कंपटीशन जो है, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है हर लेवल पर। आप सीबीएसई के एग्जाम्स देख लें, आप यूपीएससी के एग्जाम्स देख लें, आप जेकेपीएससी के एग्जाम देखें, या फिर ये स्कूल बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं उनको देख लें। बच्चे पहले से बहुत मैच्योर हो चुके हैं, वो हर चीज को खुद समझते हैं और उनको कंपटीशन में जाना अच्छा लगता है। प्रेशर हालांकि पेरेंट्स को नहीं देना चाहिए, देते भी नहीं होंगे कई पेरेंट्स, बट अब खुद से ही कंपटीशन का एक दौर चल रहा है। तो 12th के जो रिजल्ट्स आए हैं जेएंडके स्टेट बोर्ड के, वो बहुत अच्छे इसलिए भी हैं कि
80% स्टूडेंट्स जी, पास हुए हैं। जी बिल्कुल। कभी कभी एक समय था आज से 5-10 साल पहले जबकि रिजल्ट 60-65% आया करता था, बिल्कुल। अब 90% रिजल्ट आ रहा है और हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जिनके मार्क्स 90% से ज्यादा ही थे और बिल्कुल। वो तब भी उसको पॉइंट पॉइंट में भी डिवाइड कर रहे थे और शेयर कर रहे थे, यानी कि बिल्कुल। मान लीजिए 90% में भी बहुत सारे बच्चे थे, तो बिल्कुल। ऐसे और 99 पॉइंट समथिंग में भी रिजल्ट आए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड का रिजल्ट जो 12th का था, 10th का भी अच्छा आया, 12th का भी इस हफ्ते आया है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। बिल्कुल। इससे एक चीज साफ होती है कि एक तो लिटरेसी रेट तो हमारा पहले से बड़ा ही है और उसके साथ साथ कंपटीशन भी बड़ा है, जो यहाँ के युवाओं के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो अब बात करेंगे इस हफ्ते के अपने मौसम की। तो जम्मू में तो बहुत गर्मी हुई है दीपक जी इस हफ्ते, और आगे सुना है कि बढ़ने भी वाली है, और कहीं ना कहीं कश्मीर के कुछ हिस्सों में जहां पर बारिश हुई है वहां पर मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसको लेकर आप क्या बोलोगे? आकांक्षा, हम मीडिया में काम करते हैं और गर्मी को हमसे ज्यादा कौन झेलता है। 2-3 बार शायद आप भी इस हफ्ते बाहर स्टोरी करने गई और आपको भी उस गर्मी का फील आया कि आखिर लू के थपेड़ों से हालात क्या हुए। और एक चीज है, हाँ, जो अमूमन जम्मू में गर्मी नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू हो जाती है, वो इस बार थोड़ा लेट हुई, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू हुई इस हफ्ते। अब जैसे आज संडे है तो आज 26 अप्रैल है, बट ये जो शुरू हुई है एकदम से टेम्परेचर 30 को क्रॉस किया है, 33-34 तक टेम्परेचर गया है, मगर ह्यूमिड भी दिन में होता है, लू भी बहुत ज्यादा होती है और जैसे मौसम विभाग कह रहा है कि अगले एक हफ्ता 10 दिन में गर्मी 40+ जाएगी, तो ऐसे में जो टेम्परेचर 40+ जाता है तो हालात बहुत खराब होते हैं। बड़ी बात यही है कि जो एडवाइजरी जारी की गई कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, खास तौर पे अपने आप को बिल्कुल जो है हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन की दिक्कतें बहुत होती हैं गर्मी में। दोपहर में बहुत जरूरी हो तो घर से निकलें, नहीं है तो अपने आप बचाव करें। अगर आप निकल रहे हैं तो 2 व्हीलर पे हैं तो हेलमेट जरूर पहने, कैप पहन के बाहर निकले, छाते का प्रयोग करें, पानी की बोतल साथ रखें। एक जनरल एडवाइजरीज रहती हैं जो गर्मी के लिए रहती हैं। हाँ, दूसरी ओर कश्मीर में आपने कहा तो कश्मीर में जिस तरह से शनिवार को बारिश हुई श्रीनगर शहर में, उससे मौसम बहुत सुहावना हो गया और श्रीनगर में एक तो इवेंट भी चल रहे थे, एक तो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सिंपोजियम वहां पे चल रहा था, पूरे देश से वहां पर डेलीगेट्स आए हुए थे, तो उन्हें काफी अच्छा मौसम कश्मीर में मिला। और दूसरी ओर एक अच्छी बात यह रहती है कि जब जब जम्मू में बहुत गर्मी होती है, जम्मू के पहाड़ी इलाके हो, टूरिस्ट स्पॉट्स हो या कश्मीर हो, जब वहां अच्छा मौसम होता है तो देश दुनिया के जो सैलानी है, टूरिस्ट है, वो पहुंचते हैं। तो हमारे लिए नॉर्थ इंडिया में गर्मी बढ़ना जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर इसलिए होता है कि हमारा बिजनेस बढ़ता है यहाँ पे टूरिज्म के हिसाब से। मगर हाँ, जम्मू शहर में ऑलमोस्ट टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान रखें। ये सभी के लिए हमारी भी एडवाइजरी को फॉलो करें। और अगले हफ्ते गर्मी बहुत बढ़ने वाली है, इसलिए अगले हफ्ते की गर्मी का हाल भी आपको बताएंगे। बिल्कुल। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें और इस हफ्ते का द वीक दैट वाज। फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते, तब तक देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवर्स। थैंक यू।